गॉडफादर, मैंने इस नालायक को अच्छा खासा सबक सिखा दिया है। क्या अब आप थोड़े काम डाउन हो सकते? इरफान भाई ने पूरी इज्जत के साथ कहा। ये सब करने से कोई फायदा नहीं है इरफान भाई, और आपको मुझसे माफी मांगनी भी नहीं चाहिए। ये देसाई एंटीक एम्पोरियम है और यहाँ की मालिक मिस जूली हैं। आपके कजन ने इन्हें परेशान किया था। यह बोलते हुए नक्श ने इरफान भाई का ध्यान मिस जूली की तरफ पॉइंट आउट किया। इरफान भाई तुरंत ही समझ गए। जल्दी से उनके कदम मिस जूली की ओर बढ़े और उनके सामने झुकते हुए कहा, मिस जूली, ये मेरी गलती है कि मैंने अपने भाई को सही शिक्षा नहीं दी। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और पूरी इज्जत के साथ आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मिस जूली ने तुरंत ही अपना हाथ हिलाते हुए कहा। इरफान भाई के अप्लॉजिस को एक्सेप्ट करने की हिम्मत मिस जूली में नहीं थी। इरफान भाई ने अभी भी हार नहीं मानी। तुरंत ही वो नबील की ओर बढ़े और उसके एक कंधे को पकड़ते हुए उसे ऊपर उठाया और कहा, मर गया है क्या? अगर नहीं मरा है तो जा जल्दी से जाकर मिस जूली से माफी मांग। यह सुनकर भला नबील अब नेग्लेक्ट कैसे कर सकता था। दर्द के मारे छटपटाते हुए जैसे तैसे वो जमीन से उठा और मिस जूली के पैरों में गिरते हुए बोला, जूली मैडम, आई एम सॉरी, क्योंकि चेहरे पर काफी चोट लगी थी इसलिए उसे बोलने में काफी डिफिकल्टी हो रही थी। गॉडफादर, अब आपको क्या लगता है, क्या मैंने इस मैटर को अच्छे से सुलझाया? इज्जत के साथ इरफान भाई ने पूछा। अब सही, और यह मैटर यहीं खत्म होता है। यह बोलते हुए नक्श ने नबील की ओर देखा और कहा, मुझे तो फ्रूट चाहिए जो तुम्हारे पास है। क्या तुम्हें कोई सवाल तो नहीं करने हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नबील ने जल्दी से कहा और उस ब्लैक फ्रूट को अपने दोनों हाथों से उठाते हुए उसे नक्श को दे दिया। यह तुम्हें कहाँ से मिला? उस ब्लैक फ्रूट को अच्छे से परखते हुए नक्श ने पूछा। उस ब्लैक फ्रूट को देखने के बाद नक्श का दिमाग अचानक से दौड़ने लगा। कहीं न कहीं नक्श का ऐसा लग रहा था जैसे इस ब्लैक फ्रूट से कई सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। शायद इस बारे में उसने पहले भी कहीं पढ़ा था, लेकिन उसे अभी कुछ याद नहीं आ रहा था। गॉडफादर को सच बताओ कि तुम्हें ये कहाँ से मिला? इरफान भाई ने कड़क आवाज में नबील से कहा। गॉडफादर, मैंने इस ब्लैक फ्रूट को गलती से पहाड़ से उठा लिया था। दिखने में अच्छा लगा इसलिए, नवीन ने सच कहा। ठीक है इरफान भाई, आप इसे ले जाइए। नक्श ने माहौल को ठंडा करते हुए कहा, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है इसलिए मैं आपसे कोई आर्ग्यू नहीं करना चाहता। अगर अगली बार आपने ऐसी कोई गलती की तो मुझे आपको सबक सिखाना पड़ेगा। थैंक यू गॉडफादर। ये सुनकर इरफान भाई को ऐसा लगा जैसे मानो उनके दिल से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। अब वो राहत की सांस ले सकते थे क्योंकि नक्श ने उन्हें एक और मौका दे डाला था। इरफान भाई ने नक्श के सामने पूरी इज्जत के साथ झुके और नबील को लेकर वहां से निकल गए। नक्श भी वहां ज्यादा देर नहीं रुका। वो भी अनीका और प्राची के साथ देसाई एंटीक एम्पोरियम से बाहर आ गया था। तुम्हारे और इरफान भाई के बीच क्या रिश्ता है? वो तुम्हारे सामने इतनी इज्जत से क्यों पेश आ रहे थे? अनीका ने नक्श को घूरते हुए पूछा। उसके दिमाग में डाउट्स फिर से नाचने लगे थे। इरफान भाई जहाँ काम करते हैं उसके मालिक के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है। कार्तिक कार्तिक पटेल, नक्श ने सीधे तरीके से जवाब दिया। सीरियस अंदाज के साथ अनीका नक्श को देखने लगी। अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसका यूजलेस हस्बैंड, जिसे सब नीचा दिखाते हैं, वो अचानक से बदल गया है। उसी समय मिस जूली भी पीछे पीछे बाहर आ गई। नक्श, हर बार हर समय तुम मेरी मदद करते हो। आज मैं तुम्हें बहुत अच्छे से थैंक यू कहना चाहती हूँ। स्ट्रेंज एक्सप्रेशंस के साथ मिस जूली ने कहा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरी सैलरी बढ़ाना मत भूलिएगा, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनते ही अनीका के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। तुरंत ही उसने नक्श का शर्ट खींचा और धीमी आवाज में बोली, सैलरी? क्या तुम यहाँ काम करते हो? बताया तो था मैंने अंदर कि ये मेरे काम का हिस्सा है जब मैं उस हीरे को देख रहा था, भीनी मुस्कान के साथ नक्श ने कहा। अनीका, नक्श हमारे देसाई एंटीक एम्पोरियम का चीफ एंटीक अप्रेजर है, मिस जूली ने असलियत का पर्दा हटाते हुए कहा। हैं? ये सुनते ही अनीका शॉक्ड रह गई थी, लेकिन प्राची के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी जैसे मानो उसे सब कुछ पता हो। लंच का समय हो गया, क्यों ना मैं आप सभी को मेरे घर पर लंच की एक शानदार ट्रीट दूं, उम्मीद के साथ मिस जूली ने कहा। इससे पहले कि नक्श कुछ कहता, अनीका ने तुरंत ही मुस्कुराते हुए कहा, मिस जूली, अगर ऐसी बात है तो हम आपको जरूर
डिस्टर्ब करना चाहेंगे। देसाई परिवार भी सूरत के नामचीन परिवारों में से एक था। अगर अनीका ने मिस जूली के साथ अच्छे रिश्ते बनाए तो इससे उसे आगे काफी बेनिफिट हो सकता था। यहाँ पर अनीका सिर्फ अपना फायदा देख रही थी। मिस जूली ने नक्श से रूट बताया और करीब 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद नक्श सभी को लेकर देसाई परिवार के एंटिक विला पहुंच गया। कार से बाहर आते ही नक्श ने उस विले को ध्यान से देखा और धीरे से अपना सर हिलाया। विला वेस्ट साइड की ओर बना था और ईस्ट साइड को फेस कर रहा था। आजू बाजू कोई भी पहाड़ या ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे देसाई परिवार का गुड लक रोका जाए। जिस जगह पर जो चीज होनी चाहिए थी वो उसी जगह पर थी, पूरे वास्तु के हिसाब से। इसमें कोई शक नहीं कि देसाई परिवार का बिजनेस इतना अच्छा कैसे चल रहा है। नक्श ने अंदर ही अंदर बड़बड़ाते हुए कहा। जब सभी लोग सोफे पर बैठ गए तो अनीका की आंखें पूरे हॉल में दौड़ने लगी। उसे कुछ अटपटा सा लगा। तुरंत ही उसने धीमी आवाज में मिस जूली से पूछा, मिस जूली, मुझे वैसे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके हॉल में एंटीक डेकोरेशंस क्यों नहीं हैं? आप बिजनेस उसी का करते हैं लेकिन घर में कुछ भी नहीं है। ये सवाल बहुत ही सिंपल है। नक्श की आंखें उसके सामने मौजूद 3 खूबसूरत लड़कियों को ताड़ रही थी। तुम्हें इस बारे में भी पता है? सरप्राइज्ड होते हुए अनीका ने नक्श की ओर देखा। मेरी सिली बीबी, भले ही मिस जूली का देसाई परिवार बहुत बड़ा है और वो सभी एंटिक्स का बिजनेस करते हैं, लेकिन हर एंटिक की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है और यह है कि एंटिक बहुत ही ईविल होता है। धीमी आवाज में नक्श ने समझाते हुए कहा, अगर उन एंटिक्स को पहले किसी रॉयल फैमिली ने अपने पास रखा है तो उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा डरावना होगा। एक आम इंसान डेली बेसिस पर उसे काम में नहीं ले सकता। हालांकि दूसरे एंटिक्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन वो श्रापित भी हो सकते हैं, इसलिए समय समय पर उनकी पूजा करवाई जाती है। उनके अंदर बहुत इविलनेस होती है। अगर लोग उन्हें अपने घरों में रखने लग गए तो परिवार की हारमोनी पूरी तरह से खराब हो जाएगी, नक्श ने समझाया। ये सब सुनकर अनीका और प्राची स्टन रह गए थे। जैसे ही अनीका अपने सेंस में वापस आई वैसे ही वो मुस्कुराते हुए नक्श से बोली, तुम अपनी बकवास कंटिन्यू करो। नक्श बकवास नहीं कर रहा है। उसी समय मिस जूली अपने हाथ में चाय की ट्रे लेकर हॉल में आई और बोली, मेरे पापा ने मुझसे यही कहा है, जब तक हम उन एंटिक्स के बिजनेस को ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए काम में ले रहे हैं तब तक उन्हें घर में रखना सूटेबल नहीं है। चाय के खत्म होने तक सभी लोग 10 मिनट तक इस बारे में बात करते रहे। उसके बाद मिस जूली लंच बनाने किचन में चली गई। अनीका और प्राची से भी रहा नहीं गया और वो भी मिस जूली की मदद करने किचन में पहुंच गए थे। अनीका, मिस जूली और प्राची के सुडौल शरीर को देखकर नक्श का दिल मचलने लगा। आराम से सोफे पर लेटते हुए नक्श ने अपनी चाय का कप उठाया, लेकिन चूंकि नक्श का ध्यान तो कहीं और ही था इसलिए वो चाय का कप नक्श के हाथ से फिसला और सीधा उसकी पैंट पर गिर गया। अरे बाप रे, चाय अभी भी गर्म है। जल्दी से नक्श सोफे से उठा और कुछ टिश्यूज की मदद से अपनी पैंट साफ करने लगा। नक्श, क्या तुम्हें खाने में मिर्ची पसंद है? उसी समय अचानक से मिस जूली नक्श के सामने आ गई। यह तुम क्या कर रहे हो? चूंकि नक्श का हाथ उस जगह पर था जिसे देखकर हर लड़की शर्मा जाए तो ऐसे में भला मिस जूली का रिएक्शन और क्या होता। अचानक से मिस जूली की आंखें नक्श के हाथ और उसकी हरकतों पर जाकर अटक गई और मिस जूली की चीख निकल गई। इसी के साथ नक्श ने नोटिस किया कि शर्म के मारे मिस जूली के गाल लाल हो गए थे। मिस जूली, नहीं नहीं, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप चिल्लाइए मत, मैं आपको समझाता हूँ, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहा था। नक्श ने समझाने की कोशिश की। मिस जूली, क्या हो गया? चीख सुनकर अनीका और प्राची भी भागते हुए किचन से बाहर आ गए थे। इस समय मैं कुछ भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, नक्श ने मन ही मन सोचा। होना क्या था, जब अनीका और प्राची ने देखा कि नक्श की पैंट गीली है, टेबल पर 2 से 3 टिश्यूज भी पड़े हैं, ऊपर से मिस जूली का अचानक से चीखना, इससे क्या साबित होता है कि नक्श क्या कर रहा होगा। ये सब देखकर वो दोनों भी समझ गई और उनके गाल भी शर्म से लाल हो गए। अगर मैं कहूँ कि जैसा तुम लोग सोच रहे हैं हकीकत वो नहीं है तो क्या तुम लोग मुझ पर भरोसा करोगे? इस समय नक्श वाकई में मर जाना चाहता था।
जिसने कुछ भी नहीं किया उसके ऊपर नोटी एक्ट के तहत उन तीनों ने मुकदमा कर दिया था। नक्श, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये मिस जूली का घर है, कंट्रोल नहीं होता है क्या? ब्लश्ड एक्सप्रेशंस के साथ अनीका ने कहा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी पैंट पर चाय गिर गई और मैं टिश्यू से मेरी पैंट साफ कर रहा था। इतने में मिस जूली आ गई और बस। ये सब बताते हुए नक्श बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। कुछ मत बोलो, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ये सब हरकत करोगे तो मैं मिस जूली के घर आती ही नहीं, मुंह बनाते हुए अनीका ने कहा। लेकिन उसके चेहरे की रेडनेस अभी भी वैसी की वैसी ही थी। मुझे टॉयलेट जाना है। नक्श ने ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि वो जितना एक्सप्लेन कर रहा था ऐसा लग रहा था जैसे वो एक्सक्यूज दे रहा हो। वॉशरूम जाकर वो सब हरकत फिर से करने का सोचना भी मत, अनीका ने नक्श को चेताते हुए कहा। जब अनीका ने मन में नक्श को वह हरकत का ख्याल आया तो उसके शरीर में सिरन दौड़ गई। वो नक्श को फेस नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपनी बात रखने के बाद वो पीछे मुड़ी और फिर से किचन में चली गई। उसी समय अचानक से मिस जूली का विला का दरवाजा खुला। कौन हो तुम? श्रम के पर्दे को हटाते हुए मिस जूली ने कड़क अंदाज में कहा। तीनों को बांध दो। दयाशंकर ने अपना हाथ हिलाया और पूरे हॉल में अपनी नजर दौड़ाते हुए कहा। नक्श कहाँ चला गया? बाहर निकल, तेरी बीवी अब मेरे कब्जे में है। दयाशंकर, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था, वो बाहर कैसे आया? रीगल गैंग की यही तो खास बात है, कितनी भी सिक्योरिटी फोर्स क्यों ना हो, इस गैंग को भागने में ज्यादा समय नहीं लगता। कल जब दयाशंकर और उसके 30 लोगों को सूरत से अहमदाबाद की जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, तभी उनके सरदार बाबू गुज्जर ने पुलिस के काफिले पर हमला बोला। इस हमले में कई पुलिस वाले मारे गए, लेकिन रीगल गैंग के ज्यादातर लोग उस हमले की आड़ में पुलिस को चकमा देकर जंगल में भाग गए। दयाशंकर भी उनमें से एक था। कल रात को लीगल गैंग ने मीटिंग की और उससे तय किया कि उस दिन अगर नक्श नहीं होता तो वो पुलिस के हत्थे कभी नहीं चढ़ते। इसलिए नक्श को ढूंढो और उसे मार डालो। कांटेक्ट तो देखिए, एकदम सही पते पर दयाशंकर पहुंच गया था। दयाशंकर की आवाज सुनकर नक्श, जो वॉशरूम में था, अचानक से चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा, दयाशंकर यहाँ कैसे आ गया? वो बाहर कैसे आया? दयाशंकर का अगला कदम क्या होगा? क्या उसे नक्श के बारे में पता चल जाएगा? अगर हाँ तो क्या नक्श वॉशरूम से बाहर आएगा? अगर नहीं तो क्या लीगल गैंग अनीका, प्राची और मिस जूली को जान से खत्म कर देगी? क्या नक्श ऐसा होने देगा? और अगर नक्श बाहर आया तो क्या उसकी जान को खतरा होगा? इस मामले को अब नक्श कैसे डील करने वाला था? क्या दयाशंकर जैसी आफत से नक्श सभी को बचा पाएगा? अगर हाँ तो कैसे?